हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप एकदम स्वस्थ और हष्टपुष्ट होंगे। आज मैं आपको कक्षा 10 की रासायनिक विज्ञान का अध्याय वन रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें मैं आज आपको रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है तथा ये कितने प्रकार की होती है उदाहरण सहित पढ़ाने वाला हूँ। और जिसमें मैं आज आपको रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इसको लिखने के नियम सब उदाहरण सहित पढ़ाने वाला हूँ। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? तो वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जो संगठन तथा गुण में पहले वाले पदार्थ से अलग होता है, इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों, इसको हम उदाहरण सहित समझने वाले हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर हम दूध में नींबू मिला दें तो वो दही बन जाता है, और जो नींबू और दूध होते हैं वो दही से बिल्कुल गुण और संगठन में अलग होते हैं। जैसे कि और उदाहरण देके मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि इसका अन्य उदाहरण है लोहे में ऑक्सीजन के कारण क्रिया करके जंग लगना। तो लोहे में जंग कैसे लगती है, आइए आपको मैं समीकरण द्वारा समझाता हूँ। लोहे का रासायनिक सूत्र होता है Fe तथा ऑक्सीजन का होता है O2। जब लोहा ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो Fe2O3 बन जाता है, जो कि जंग का सूत्र होता है। और इसे जो 4 और ये 3 लिखे हैं दोस्तों, तो ये हमने समीकरण को संतुलन करने के लिए लिखे हैं। अब आइए इसका अन्य उदाहरण देखते हैं। तो इसका अन्य उदाहरण है हाइड्रोजन गैस तथा ऑक्सीजन गैस की अभिक्रिया द्वारा जल का बनना। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जब हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया करती है तो जल का निर्माण होता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको रासायनिक अभिक्रिया बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब पढ़ते हैं हम रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। आइए देखते हैं। तो रासायनिक समीकरण, किसी अभिक्रिया को सूत्रों द्वारा संक्षेप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो रासायनिक समीकरण क्या है दोस्तों? रासायनिक समीकरण में हम क्या करते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं उसी को सूत्रों द्वारा संक्षेप में लिखते हैं, जिसमें हम अभिकारकों तथा उत्पादों को सूत्रों द्वारा संक्षेप में लिखते हैं। जैसा कि आइए हम द्वारा समझते हैं इसे। तो इसका उदाहरण है हाइड्रोजन गैस तथा ऑक्सीजन गैस मिलकर H2O यानी जल का निर्माण करती है। तो ये थी हमारी रासायनिक समीकरण। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं रासायनिक समीकरण लिखने का पहला नियम। तो पहला नियम दोस्तों, ये दो अभिकारकों के बीच हम प्लस के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास कोई अभिकारक A है तथा कोई अभिकारक B है, तो हम इन दोनों के बीच प्लस के चिन्ह का प्रयोग करेंगे, और जो इनके बाद जो अभिक्रिया के बाद बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। तो एरो लगा के हम उत्पाद लिख देंगे। तो ये था हमारे रासायनिक समीकरण लिखने का पहला नियम। आइए अब देखते हैं दूसरा नियम। तो दूसरा नियम क्या कहता है दोस्तों, अभिकारकों को बाईं ओर तथा उत्पादों को समीकरण की दाईं ओर लिखते हैं। ये हमारे रासायनिक समीकरण लिखने का दूसरा नियम था। तो आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो अब देखते हैं हम रासायनिक समीकरण लिखने का तीसरा नियम। तो तीसरा नियम क्या कहता है, हमारा अभिकारकों तथा उत्पादों के बीच हम एरो के चिन्ह का प्रयोग करते हैं तथा जो हमें अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है। तो तीसरा नियम क्या कहता है दोस्तों, हम अभिकारकों तथा उत्पादों के बीच एरो के चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जो हमें रासायनिक अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है। यानी कि ये दर्शाता है हमें रासायनिक अभिक्रिया वो अभिकारकों से उत्पाद की तरफ होती है। तो दोस्तों, आइए हम चौथा नियम देखते हैं। तो चौथा नियम क्या कहता है, अभिकारकों और उत्पादों के नामों को उनके सूत्रों के रूप में बदलते हैं। जैसे कि मान लो दोस्तों, कोई अभिक्रिया है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलकर हमारा जल बन रहा है, तो हम पहले हाइड्रोजन को उसके सूत्र के रूप में लिखेंगे। तो हाइड्रोजन का सूत्र हमारा क्या होता है H, और ऑक्सीजन का सूत्र होता है हमारा O2, और इसी प्रकार हम जल का सूत्र होता है H2O। तो दोस्तों, आशा करता हूँ मैं आपको रासायनिक समीकरण लिखने के नियम भी समझ में आ गए होंगे। आइए पढ़ते हैं अगला टॉपिक। आइए देखते हैं हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। तो दोस्तों, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात अभिक्रिया के पहले और बाद में परमाणुओं की संख्या समान होती है। तो दोस्तों, द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या कहता है कि किसी भी अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। जैसे कि इसे हम उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे कि हमारे पास ये अभिक्रिया है जिसमें हम मान लो 2 kg चीनी लेते हैं और 2 kg सूजी लेते हैं, तो हमारे पास 4 kg जो भी उत्पाद बनेगा वो 4 kg बनना चाहिए। मान लीजिए हमने
कोई वस्तु ली जो अभिक्रिया के पहले 5 है, तो अभिक्रिया होने के बाद भी वो 5 ही रहनी चाहिए। अगर उसका द्रव्यमान बदलता है तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है हमारा अभिक्रिया के पहले और बाद में द्रव्यमान का मान समान होना चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।